जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग आज जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, बैंक की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो। टॉप 25 तो दोस्तों है, लेकिन इसमें कम से कम आपको 50+ प्रश्नों को मैं देने वाला हूं, जहां से आपको बार बार प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्न मैं याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें। दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने प्रश्नों को डिजाइन किया है। सारे प्रश्न आपके सामने ऐसे ऐसे मैं जो है करवाने वाला हूं। टोटल प्रश्न आपको याद हो जाएंगे दोस्तों स्पेशल तरीके से। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में निम्न में से किस देश में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? पहला प्रश्न दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। तो जो पूरे देश की सरकारें हैं, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है यूएई, इजराइल, यूएसए, भारत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है दुबई में जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अब इससे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट हमने कि इसमें टॉपिक डाल रखा है जो है लर्न मोर का। देखिए कुछ इस प्रकार से, लर्न मोर में हम आपको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का टोटल पोस्टमार्टम करके बताएंगे। समय बचाने के लिए हमने टोटल नोट करके रखा है, ताकि आपको यहाँ पे एक साथ सारा डेटा मिल जाए। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हर साल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये जान लीजिए हर साल यहाँ पर इसका आयोजन होता है। 100 से अधिक देशों की जो है 4000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि, मतलब एक तरह से आप जान लीजिए कि इसमें भाग कौन लेता है, जो नेता होते हैं, जो नेतागण होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो अलग अलग देशों के, वो लोग भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि 20 से अधिक राष्ट्रपति लोग इसमें आते हैं। इस शिखर सम्मेलन में एक जो है ज्ञान विज्ञान केंद्र के रूप में लोग काम करते हैं। मतलब कहा जाए तो ये लोग भविष्य में सरकार कैसे योजनाएं लाएगी देश के विकास के लिए या विश्व विकास के लिए, चाहे इन्वायरमेंट का विकास हो, चाहे एजुकेशन का विकास हो, आतंकवाद से निपटने के लिए मुद्दे हों, सभी मुद्दों पर कैसे काम करने के लिए सरकार जो है वर्क करेगी उनके देशों की, वह एक दूसरे के साथ वे लोग साझा करेंगे। और जब एक दूसरे के साथ ये लोग साझा करेंगे तो उस सारी जानकारी को जो है एक दूसरे देश फॉलो करेंगे, जो उनको उनके लिए अच्छा लगेगा उसको वो अपने देश में लागू भी करेंगे। अगर अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत का इसमें क्या है, रुक भारत क्या कर रहा है? भारत इसमें दोस्तों एक इंडिया स्टैक नाम की जो एक संस्था, इंडिया स्टैक के अपने भागीदारों की घोषणा करेगा। अब आप कहेंगे इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक एक एपीआई यानी कैशलेस लेन देन का संग्रह है। लगभग 7 देश इंडिया स्टैक में शामिल होने वाले हैं। मतलब इंडिया स्टैक के बारे में यहाँ पर हमने एक इमेज आपको लगाया है। टोटल ग्राफिकल वे में पढ़ाता हूँ दोस्तों हमेशा हर शिक्षा पर, आपको पता है। इंडिया स्टेक का परिचय जो है दे दूं मैं। जैसे आपको देखते हैं कि भारत क्यूआर कोड है, यूपीआई है, आईएमपीएस इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम है, ई केवाईसी जो ऑनलाइन केवाईसी है, आधार पे है। मतलब पेमेंट से संबंधित जो सभी तरह के पोर्टल्स हैं जो भारत सरकार ने डेवलप किए हैं, उन सारे पोर्टल्स को विश्व पटल पर अलग अलग देश इसको यूज करें, अलग अलग देश इसका इस्तेमाल करें, ताकि भारत को भी इससे बेनिफिट मिले। उसको इंडिया स्टैक एक सम्मिलित रूप से नाम देकर के भारत ने लॉन्च किया है। वहां पर इसकी भी चर्चा पर चर्चा होने वाली है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का पूरा डेटा आपके सामने दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं, ताकि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को फिर से हाईलाइट कर लें। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हर आयोजन जो है हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि, 20 से अधिक जो है राष्ट्रपति भाग लेंगे। भारत उसमें इंडिया स्टैक के अपने भागीदार कौन कौन लोग इंडिया स्टैक में भागीदारी लेने वाले हैं उनकी घोषणा करेगा। उसके बाद इसमें 7 से अधिक देश लगभग जो है, मतलब अपना एक कह लीजिए कि भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो उनको भी शामिल करने वाला है भारत। और इंडिया स्टैक क्या है? तो एपीआई कैशलेस लेन देन का एक जो है कलेक्शन है, कोलैबोरेशन है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले ब्रांड का नाम क्या है? प्रश्न ध्यान से समझिएगा, बहुत शालीनता से अच्छे से पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्तों, याद हो जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक आपने कई बार देखा होगा, जितना डिटेल में आपको बताया जाएगा उतना डेटा आपको अभी तक शायद न मिला हो। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रांड का नाम अमृत, किसान, भारत, वन इंडिया। तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ज्यादातर विद्यार्थी अमृत की तरफ जो है ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत। भारत नाम से एक ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है, जो है कृषि मंत्रालय की तरफ से। आप इसके बारे में पूरा डिटेल, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ये देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो है सम्मेलन
में 2022 में प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक लॉन्च की। परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये देखिए यहाँ भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, इसका जो है टैगलाइन क्या है? पूरे देश के लिए एक उर्वरक, माने एक नाम से उर्वरक जो है बनाए जाए। इसको समझिए। सभी अब इसमें है क्या? कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा एक पहल की गई है कि सभी उर्वरक कंपनियां, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो प्राइवेट सरकारी जो भी हैं, राज्य व्यापार संस्थाओं एवं उर्वरक विपणन संस्थाओं, विपणन माने मार्केटिंग की जो संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी, पीएम बीजेपी नाम है इसका। पीएम बीजेपी का मतलब कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक जो है पोर्टल के बारे में यहाँ पर बात की गई है, के तहत उर्वरकों एवं लोगों के लिए एक ही ब्रांड जिसका नाम होगा भारत का उपयोग करेंगे। यानी जो भी यूरिया, डाई, पोटास, डीएपी, देखिए यहाँ पर मैंने दिया भी है कि भारतीय जन उर्वरक परियोजना, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, पीएम बीजेपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके तहत भारत में एनओपी, भारत मोप, डीएपी की बात की गई है भारत नाम से, फिर इसी तरह से एनपीके की बात की गई है, नाइट्रोजन पोटास के जो है कैल्शियम के लिए, वो भी भारत नाम से। तो जो भी उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की बात की गई है। किसान के सभी उर्वरकों के लिए भारत नाम का जो है नाम ब्रांड सजेस्ट किया गया है। माई गवर्नमेंट पोर्टल के से मैंने ये डेटा लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारी चीज़ों में नए नए नाम, वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन फैमिली वन राशन कार्ड, ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं दोस्तों। उसमें से एक स्पेशल नया डेटा चल रहा है, एक राष्ट्र एक उर्वरक, आपके सामने कंप्लीट डेटा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी की सभी परीक्षाओं की जान है दोस्तों। अब लगातार जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कॉमनवेल्थ, जैसे अभी एक बर्मिंघम में संपन्न हुआ, उसको आपने देखा पढ़ा खूब, लेकिन ये नया क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो पहला ऑप्शन बर्मिंघम इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, भुवनेश्वर भारत, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है, अगर आप सही उत्तर है तो कमेंट सेक्शन में आप भी उत्तर जो आपको जितने आ रहे हो आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर ऑप्शन लिख सकते हैं। मैं सही उत्तर बताता हूँ। कम समय में अधिक डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ा सकता या बहुत ज़्यादा तो ये नहीं दावा करूंगा कि मैं सारी चीज़ें मैं आपको डेटा प्रोवाइड, लेकिन हाँ मेरा ये टारगेट रहेगा कि जो चीज़ें कठिन है उनको सरलतम रूप में आप तक पहुंचा दिया जाए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मेलबर्न में होने वाला है। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में होने वाला है। और यहीं पर अगर बर्मिंघम की बात करें तो जो अभी अभी 2022 वाला जो हुआ था, ये इसको आप जानते हैं। पेरिस फ्रांस में तो ऐसा कोई अभी, भुवनेश्वर उड़ीसा जो है राउरकेला में जो है हॉकी का जो है गेम भारत में हुआ, ये भी आप जानते हैं, इसको जानते रहिएगा। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ 2026 होने वाला गेम्स, इसके बारे में आइए डिटेल में लर्न मोर सेक्शन में चलते हैं। जो हमारा लर्न मोर सेक्शन है दोस्तों, आपको चीजों को याद करवाने के लिए मैंने एक सेक्शन डाला है। अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद जरूर लिखें। आपका जय हिंद लिखना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना हमें मोटिवेशन और सपोर्ट देता है। ऐसे वीडियो एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैंने लगातार सीरीज प्रोवाइड करी। उसी तरह से आपके लिए भी जीके की, करंट अफेयर की, पॉलिटी की, हिंदी की, इंग्लिश की सारी क्लास रेगुलर प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पर दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब से समय निकाल करके, मैं गवर्नमेंट जॉब में चुकी हूँ तो उसको आप थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए डेटा लाने की कोशिश करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में समझिए। इसमें क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। इसको आपने देखा, मेलबर्न ने इसके पहले कब जो है 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कॉमनवेल्थ मतलब, कॉमनवेल्थ का मतलब दोस्तों ब्रिटिशर्स ने जिन जिन देशों को कह लीजिए कि अपना औपनिवेश बनाया था, कुछ लोग गुलाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो नहीं कह सकते, उनकी कॉलोनी थी जो उपनिवेश बनाया था, कॉलोनाइजेशन किया था, तो उन देशों का एक गेम होता है सम्मिलित रूप से, तो उसमें वही देश भाग लेते हैं जो ब्रिटिशर्स की कभी न कभी कॉलोनी रहे, उपनिवेश रहे, तो औपनिवेशिक सरकार के यहाँ वो गेम होता है। तो इस तरह से जो है कॉमनवेल्थ गेम हर जगह खेला जाता है, जो है जितने भी देश ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश रहे हैं, तो उन सारे देशों का एक कलेक्शन है जिसे कॉमनवेल्थ कलेक्शन कहा जाता है, तो वो सब मिल करके अपना गेम खेलते हैं। फिलहाल इसको आप समझिएगा। फिर इसके बाद
मेलबर्न ने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जहां से प्रश्न आ सकता है, शूटिंग को राष्ट्रमंडल खेल 2022 से भी बाहर रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शूटिंग को लिया गया था कि नहीं, तो आप रखेंगे बाहर रखा गया था। और यह ओलंपिक वाला आपके सामने जो है 5 छल्लों की रिंग, आप कलर वगैरह देख लीजिए, आपके सामने लगाया हूँ। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है आपके सामने लोगो है, ताकि आपको 2022 में कहा हुआ था याद रहे, बर्मिंघम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही स्पेशल प्रश्न, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में हाल ही में निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? अभी दोस्तों ये चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आप इसके बारे में जानते हैं, लखनऊ यूपी में जो है चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा की जान है, आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न लगातार आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है जो है, जहां पर पीएम मोदी जी, योगी जी, सब लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। लगभग लगभग इस समय कई देशों के प्रतिनिधि जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम लखनऊ में किया जा रहा है। आइए देखते हैं, तो इसमें जो है पीएम मोदी ने जो है उद्घाटन किया था किस पोर्टल का या किस योजना का, देखते हैं। अमृत 2.0 पहला, इंडिया 2.0, जीरो, इन्वेस्ट यूपी 2.0, इन्वेस्ट इंडिया 2.0। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन्वेस्ट यूपी 2.0, सही उत्तर। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या स्पेशल है, यहाँ क्या हो रहा है, आइए लर्न मोर सेक्शन में चलते हैं, हम इसमें पूरा डिटेल में कवर करेंगे। थोड़ा सा समय लूंगा दोस्तों, लेकिन आपको पूरा डेटा दे करके जाऊंगा। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में पीएम साहब ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया, 2.0 कार्यक्रम की लॉन्चिंग किया है। सम्मेलन कितने दिन चलेगा? 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन चलने वाला है। इस दौरान 18,605 से अधिक, लगभग मान के चलिए कि 19,000 लगभग जो है अधिक समझौते जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग लोग अपना जो है इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर सहमति बनाए हैं, तो उनसे जो है समझौते होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, MOU। लगभग जो है 33.5 लाख करोड़ रुपए की जो है निवेश मिली है। इसमें एक हम लोगों के लिए भी कहा जाए तो सुखद समाचार है कि ये निवेश राज्य में 92.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। भाई बाहर से पैसे आएंगे, उस पैसे से इंडस्ट्रीज बनेगी, इंडस्ट्रीज तमाम अलग अलग जगह पे लोगों को प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा, तो अच्छी बात है। ये बहुत ही सुखद चीज़ है दोस्तों। अब अगर सरकार इसका सही इस्तेमाल करे तो वाकई इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। 1 लाख लोगों को जॉब का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 33.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के रूप में अलग अलग देशों से, अलग अलग कंपनियों से, भारत की अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो है यूपी में, लखनऊ में जो है हो रही है सम्मेलन, यहाँ पर जो है मिला है। निवेश मुख्य रूप से रियल इस्टेट, ये भी देख लीजिए, रियल इस्टेट में, नवीकरणीय ऊर्जा में, शिक्षा में, आवास में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, खाद्य प्रसंस्करण में किया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे, यह जो है निवेश का मेन फोकस है। अब अगर थोड़ी सी एक खबर, मैंने आपको जो न्यूज की पेपर की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाया है, जहाँ पर देखिए न्यूज खबरों में क्या चल रही है चीजें, उनको भी थोड़ा सा आप समझिए। 20 देशों से आएंगे 10,000 से अधिक मेहमान। भाई 20 देश हैं जहाँ से 10,000 से अधिक मेहमान आएंगे बड़े बड़े। और ये लोगो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और जो है द्रौपदी मुर्मू साहब जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक मेहमान आएंगे। मेहमानों को शहर के प्रमुख होटलों और रिजॉर्ट के अलावा 5 स्टार टेंट सिटी में ठहराया जाएगा। ये भी बना हुआ है वहाँ पर, टेंट सिटी बना करके वहाँ इनको रोका जा रहा है। 10 फरवरी को समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। पूरी कटिंग है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में है, आपको जो है पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा डिटेल में कवर किया हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, पहला, ये बार बार पेपर में आपके देखिए पूछेगा, इन्वेस्ट यूपी 2.0, 33.5 लाख करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके बाद 92.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, शिक्षा, आवास, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, इन सभी क्षेत्र में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो 2023 की परीक्षाओं का जान है। मैं यहाँ पर टॉप प्रश्नों को रखा हूँ जो हर परीक्षा में आने वाले हैं।
आपने शायद इन्हें पढ़ा भी हो, मैं नहीं कहता हूं कि एकदम से आपके लिए नए हूं, लेकिन इनका पूरा डिटेल में डेटा आपको इनसे बनने वाले सारे प्रश्नों को देने की कोशिश हेलो शिक्षा आपको कर रहा है। देश भर में एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग आपने बीच में खूब चर्चा में सुना होगा कि एक तरफ आपका पेट्रोल है और इस पेट्रोल में जो है एथेनॉल को दोस्तों, पेट्रोल प्लस एथेनॉल को मिलाया जाए तो जो है इससे जो है हमारी पेट्रोल की कह लीजिए कि खपत बचे, पेट्रोल कम लगे और एथेनॉल जो है हमारे, अब एथेनॉल क्या है, कैसे इसको मिलाया जाएगा, इसकी ब्लेंडिंग क्या है, टोटल आपको बताऊंगा डिटेल में। आज के बाद एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित आपकी चीजें नहीं छूटेगी। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है कि एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, 25%, 20%, 7%, 11%। सही उत्तर है दोस्तों बी आपका हो जाएगा 20%। 20% जो है एथेनॉल मिलाने की बात कही गई है। आइए एथेनॉल सम्मिश्रण क्या है, किस जो है जैव ईंधन नीति में संशोधन किया गया है, टोटल डेटा आपके सामने है। 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 10 मई 2022 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो है उसमें दोस्तों संशोधन किया जाता है। इस संशोधन में खास बात क्या है कि एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक का राष्ट्रीय नीति में संशोधन को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। यानी अभी जो है आने वाले 1 अप्रैल से 20% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, जो है ये इस संशोधन का मुख्य बिंदु है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन 20% मिलाया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया जाएगा। आपके मन में बार बार यह प्रश्न आ रहा होगा कि एथेनॉल क्या है। आइए इसको मैं कंफर्म करता हूं, कुछ इमेजेस आपके सामने रखकर समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर अटेंशन दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला तो जैव ईंधन नीति को देखिए, एथेनॉल खरीद के लिए कच्ची सामग्री का बढ़ता दायरा। शीरा आप जानते हैं, गन्ने का रस आपको पता है, गन्ने से जो जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है। चीनी युक्त सामग्री जैसे मीठे चुकंदर, मीठे ज्वार, ये सब। माड़ युक्त सामग्री जैसे मक्का है, शकरकंदी है, सड़े हुए आलू है, अपशिष्ट गेहूं है, टूटा हुआ अनुपयुक्त चावल है, व्यर्थ होने वाले आवश्यकता सैनिक अनाज है। दोस्तों इन अनाजों को एक तरह से सड़ा करके, जैसे आप देखते होंगे कि शराब बनाई जाती है, सड़ा करके इनसे जो है एथेनॉल बनाया जाएगा और इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाएगा और उसका अनुपात क्या रहेगा कि 20% एथेनॉल रहेगा और 80% पेट्रोल रहेगा। तो हमारे जो है एक तरह से हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको भी यूज कर लेंगे कह लीजिए। अब जैसे गन्ने का रस है, मीठा चुकंदर, ज्वार, या जो अनाज हमारा सड़ जा रहा है, अब सड़े हुए आलू का क्या इस्तेमाल ही हो सकता है, लेकिन उसको भी जितने भी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पयारी है, पोरा, जिसको जो है धान गेहूं कटने के बाद जो फसलों का अवशिष्ट बच जाता है, उन सबको सरकार जो है लेगी। उन सबको लेने के बाद उनसे एथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। जो पेट्रोल की भारी डिमांड, भारी महंगाई आप जान ही रहे हैं। तो ये तो रहा एथेनॉल क्या है, आपने समझ लिया कि अनाज यानी जैविक जो पदार्थ हैं, अनाज हैं, फसलें हैं, शीरा है, चीनी है, गन्ने का रस है, सड़े हुए आलू, शकरकंदी, सड़ी हुई सब्जियां, अवशिष्ट पदार्थों को सड़ा करके एथेनॉल बनाया जाएगा और उस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा। अब इसका साइकिल में देखिए, बायो जैसे बायोडीजल भी इसी तरह से है। अगर बायोडीजल है तो इसका साइकिल देखिए कैसे है, जैसे ये हमेशा हमें मिलता रहेगा। भाई पेट्रोल डीजल तो एक लिमिटेड संसाधन है, लेकिन अगर एथेनॉल वगैरह की बात की जाए तो ये तो हमें, अब जैसे कि अब सूर्य से देखिए, यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई, सूर्य से क्या बन रहा है, ऑयल क्रॉप यानी कि तिलहन वाली फसलें बनी। भाई सूर्य से इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके तिलहन वाली फसलें बनाई, इनसे सीड्स और जो बीज यानी जो इससे निकले उनसे तेल निकाल लिया गया, क्रूड वेजिटेबल ऑयल निकाल गया, इनको रिफाइन करके रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल बनाया गया। आपके यहाँ रिफाइंड यूज होता है, आप देखते हैं। अब इसका ट्रांसफर, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके एल्कोहल में इसे ट्रांसफॉर्म करके इसी से ग्लिसरीन बनाया जाए, इसी से बायोडीजल बनाया जाए। फूड इंडस्ट्री में अगर ये चला जाए तो ग्लिसरीन वगैरह का यूज हो, और अगर इधर आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह इंडस्ट्री में आ जाए ईंधन एनर्जी बनाने के लिए तो बायोडीजल बनाया जाए इसी से, और इस बायोडीजल को बसें, वाहनों, तमाम तरह के बाइक, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा इससे CO2 की मात्रा भी घट जाएगी, एनर्जी हमें अधिक मिलने लगेगी और सस्ते मात्रा में डीजल की उपलब्धता हो जाएगी। ये बायोडीजल की बात की जा रही है।
तो ये था एथेनॉल और बायोडीजल का आपके सामने डेटा। दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और ऐसा ही डेटा मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मारकर एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जैव ईंधन नीति में संशोधन जो हमारा है वह क्या है 2018, वो मैंने यहाँ पर दिया है, और 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल 1 अप्रैल 2023 से लागू। और क्या क्या उसमें सरकार लेगी, सारी चीजों को तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों को जरूर यहाँ पर दिखाने की कोशिश मैंने किया हुआ है इमेज के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप LMT कहाँ स्थापित किया गया है? बार बार परीक्षाओं में दौड़ने वाला प्रश्न, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। आज आपके सामने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की पूरी पोस्टमार्टम करके लर्न मोर में अधिक से अधिक डेटा आपको देने की कोशिश करूंगा। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा दिल्ली में। तो सही उत्तर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया गया है। आइए जरा देखते हैं क्या है ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, क्या है इसकी खास बात, वो आपके सामने लर्न मोर में पूरा डिटेल डेटा। हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई से ILMT का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह, वही लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष के मलबे तथा अन्य खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। यानी हिमालय से इतनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। ये आपके सामने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का प्रतीकात्मक इमेज भी है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस, यह जो है संस्थान है जिसने इसको बनाया। ध्यान दीजिए, ये भी देखिए परीक्षा में बार बार पूछ रहा है कि एराइज यानी ARIES, एराइज जो संस्था है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस ने नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिषद से अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। इंटरनेशनल ILMT, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। संस्था का नाम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, तथा कहाँ से, किसका स्वामित्व में, जो देवस्थल वेधशाला परिसर से अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। टोटल डेटा आपके सामने है। इससे हम क्या, हमारा जो पर्पज है वह पर्पज यही है कि अंतरिक्ष के मलबे को देखना, क्षुद्र ग्रहों को देखना, सुपरनोवास को देखना और अन्य खगोलीय पिंडों पर नजर रखना, यह हमारी उपलब्धि है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे प्रश्न जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में वह प्रश्न आ जाएं, ऐसे टॉप प्रश्न है। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी USA। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, सब लोग देखते ही पहले तो इटली लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मान से सम्मानित करने की बात कही है। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान क्या है, ये लर्न मोर में चलते हैं, पूरा डिटेल में इसका करते हैं पोस्टमार्टम, तथा आपको भी समझ में आए। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, और इसी में एक इंपॉर्टेंट संस्था जो थंबनेल में आपने देखा था निशाऊ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हर साल यूके की संस्था यानी ब्रिटेन की संस्था निशाऊ जो है, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एलुमनी यूनियन, इसका पूरा नाम है नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनी यूनियन, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान करती है। यह यूके में भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि भारत के जो छात्र यूके के विश्वविद्यालयों जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह में जो अध्ययन किए हैं, उनका ये जो है निशाऊ प्रतिनिधित्व करती है। उन छात्रों से संबंधित सम्मान वगैरह का जो है ये डेटा रखना तथा उनसे उनका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करती है। 75 से अधिक उच्च योग्य व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें से एक आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, जो भारत के लिए गर्व की बात है। दोस्तों पार्टी वगैरह से मैं कोई ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए, जिस व्यक्ति को, अब जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आज आप इस बार देखे होंगे SSC GD की परीक्षा जो लोग दिए होंगे, या फिर अगर आप प्रीवियस आए हुए पेपर्स को देखे होंगे, तो राहुल गांधी के तमाम प्रश्न आपको जो है परीक्षा में मिले होंगे, जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं कि इनको कौन पूछ रहा है। उनका भारत जोड़ो यात्रा बार बार आ रहा था, तो वही देख करके मैंने इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि इस पर लोगों की नजर नहीं जाएगी और यहीं से प्रश्न उठा दिया जाएगा। ये थी आपकी निशाऊ, और निशाऊ संस्था से जो है यूके की संस्था, जहां से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। कुल 75 से अधिक उच्च योग्य व्यक्तियों को ये मिलना है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित कुछ फैक्ट आप भूल गए होंगे, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं ताकि अगर वहां से भी प्रश्न आए तो पता चले। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र के में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लिया था। 1970 व 1980 के दशक के बीच इन्होंने भारत सरकार के
मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के प्रमुख, आरबीआई के गवर्नर आदि के रूप में कार्य किया था। बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया था दोस्तों। 1991 में श्री नरसिम्हा राव सरकार की जो अवधि थी उस दौरान इन्होंने आर्थिक संकट से भारत सरकार को उबारा था। एक बहुत बड़ा 1991 में भारत की परचेजिंग पावर, आपने कई बार सुना होगा जो है बड़े बड़े शिक्षकों के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, कि 1991 में बहुत मंदी का दौर आ गया था, हमारी परचेजिंग पावर घट गई थी। तो उस समय जो है मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव से मिल करके भारत के सोनों के ब्रिटेन में गिरवी रख के, भारत के सोने को ब्रिटेन वगैरह में गिरवी रख के वहां से कर्ज लाया और भारत को आर्थिक संकट से उबारा। और जो परचेजिंग पावर, हमारी ये स्थिति थी कि हमारे पास केवल 15 दिन, ओनली 15 डेज हमारे पास परचेज करने के लिए पैसे थे। उस परचेजिंग पावर को बढ़ा करके मनमोहन सिंह ने भारत को पूरे विश्व में शायद तीसरे स्थान पे, मैं जहां तक मुझे डेटा याद आ पा रहा है, तीसरे स्थान पर, थर्ड स्थान पर जब मोदी जी को सत्ता हैंड ओवर किए तो तीसरे स्थान पर परचेजिंग पावर में भारत को लाकर रख दिए थे। और शायद आज भी उसी स्थिति में दूसरे पे नहीं आ पाया है। खैर, वो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। ये जो है डेटा था। और निशाऊ जो संस्था है उसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो ये जो है नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलुमनी यूनियन करके एक संस्था यूके की है, जो यूके में जो है भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। यह डेटा आपके सामने है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर हमारे नियमित व्यूअर हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हम नए तरह से जो है एजुकेशन, जो कह लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें आपको नया नया डेटा, नया नवाचार करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।